ख़वातीन के साथ बुरा करने या बुरा रवैया रखने या कोई गलत कार्य करने की सज़ा तो इतनी कड़ी होनी चाहिए कि लोग इबरत हासिल करें और आइंदा किसी को भी उनके साथ कुछ गलत काम करने का ख़याल ही ना आए। ऐसा होता है ख़ास तौर पर दूर दराज जो इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ जहाँ कबायली निज़ाम है और कुछ ऐसा ख़ानदानी सिस्टम है, वहाँ औरतों के साथ हमेशा बहुत बुरा रवैया रखा गया है, उन्हें सरेआम घसीटा गया है और उन्हें बरहना भी किया गया है। एक कानून बनाया गया था ज़िया-उल हक़ के दौर में कि किसी भी खातून के कपड़े फाड़ने, गिरबान पे हाथ डालने या उनको बरहना करने की सज़ा मौत रखी गई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये बात सामने आई कि जो ये सज़ाए मौत की शिक थी ये गलत थी, और मौत की जो ये शिक थी ये गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि फिर एक दूसरे से इंतकाम लेने के लिए लोग ये करते थे कि इल्ज़ाम लगा देते थे कि इसने हमारी ख़वातीन के साथ ये सलूक किया, या कोई खातून कह देती थी कि इसने मेरे कपड़े फाड़े, सरेआम बरहना किया। कुछ ऐसा निज़ाम है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कोई गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आता, और फिर वही कि हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम कुछ बेहतर नहीं है। शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है तो गलत लोगों को सज़ा की भेंट चढ़ा दिया जाता था। अभी चंद दिनों पहले ही इस सज़ा को ख़त्म करने की बात हुई थी कि अगर ये ख़वातीन के साथ जो इस तरह का जुर्म करे तो उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। इसकी वजह ये बयान की गई थी कि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इस शिक का, कि किसी से इंतकाम लेना हो तो वो कह देते हैं कि ख़वातीन के इसने कपड़े फाड़े या उन्हें बरहना किया या उनके साथ कुछ ऐसा गलत काम किया। तो इसलिए ये सज़ा ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई और इसे ख़त्म करने के ऑर्डर भी आ गए, लेकिन अब ये बिल वापस ले लिया गया है और इस हवाले से जो सज़ा रखी गई है वो उम्र कैद रखी गई है। पहले सज़ाए मौत थी, लेकिन अब उसे उम्र कैद में तब्दील करने का कानून मंजूर हो चुका है और ये बिल ऐवान में पेश भी कर दिया गया है। जिसके दौर में जो कार्रवाई होती है जैसे हाई जैकिंग या ख़वातीन के साथ बदअमली या कुछ बुरा काम, तो फिर उसी हवाले से वो अगर लोग ऐसे हों जिनका दौर हो तो फिर कानून को बना लेते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, जो लोग खुद गलत रास्ते से आए हैं वो कानून भी नहीं बनाते, बल्कि एक सहाफ़ी की तरह, एक ख़बर एजेंसी की तरह खबर दे देते हैं कि अब ये होने लगा है। इनके दस्तरस में है कि वो कोई गलत काम देखें या कोई ऐसी काबिल एतराज़ सरगर्मी या बात देखें तो उस पर कानून का नफाज करने का सोचें, कानून बनाने के लिए कहें। लेकिन उन्होंने एक इत्तला दी है और वो इत्तला इन्होंने ये दी है कि पाकिस्तान में गरीब आवाम को लूटने वाले लोग अब अमेरिका, कनाडा, लंदन और इस तरह के दूसरे ममालिक में अपनी जायदाद बनाने वाले और पैसा ट्रांसफ़र करने वाले अब नया रास्ता तलाश कर चुके हैं और उन्होंने अपना गोया एक बसेरा ढूंढ लिया है और सब उसी तरफ रवा दवा है। गोया भेड़ चाल है, यानी जिस तरह भेड़ें एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रही होती है। इसका भी किस्सा सुन लीजिए कि भेड़ चाल किसे कहते हैं। कुछ भेड़ें लाइन से जा रही होती हैं, एक भेड़ का पाँव जो है वो मुड़ जाता है, वो भेड़ चलते चलते थोड़ा सा अटकती है, रुकती है, फिर उसके बाद वो एक छलांग मार के आगे चली जाती है। तो उसके पीछे जो भेड़ें आ रही थी उन्होंने भी उसी तरह हरकत की कि एक थोड़ा सा पाँव अपना मोड़ा, फिर उछल के आगे चली गई। तो बजाय ये कि वहाँ पे कोई गड्ढा था, कोई रुकावट थी या नहीं, वो उसी तरह अपना पाँव अटका कर उछल कूद के आगे चली गई। इसे ही भेड़ चाल कहते हैं कि जो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ दूसरे भी रवाना हो गए, बगैर ये सोचे कि यहाँ ऐसा क्या है कि हम यहाँ पे एक छलांग मारें। यही छलांग मारी है इत्तला देने की ख्वाजा आसिफ ने, चौंका देने वाला उन्होंने अपने हवाले से एक इंकशाफ किया है, लेकिन ये इंकशाफ चौंका देने वाला नहीं है। चोर अपने रास्ते, अपने सर छुपाने के, अपनी दौलत छुपाने के, जो पाकिस्तानी अवाम को लूटते हैं, जमा करने के एक जगह कोई ना कोई रास्ता तलाश करते रहते हैं और इन्होंने रुख किया है पुर्तगाल का। इनका कहना है कि वतन अजीज़ के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो वहाँ यानी पुर्तगाल में अपनी जायदादें भी खरीद चुके हैं और वहाँ की शहरियत हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुर्तगाल यूरोपीय ममालिक में आता है और पाकिस्तान के कई नामी गरामी ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए की करप्शन के बाद जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो अब अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने पैसे को कहाँ कहाँ छुपा रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि पंजाब के जो वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, उनके एक करीबी साथी जो ब्यूरोक्रेट हैं
उन्होंने अपनी बेटियों की शादी में सलामी की मद में 4 अरब रुपए इकट्ठे किए। इन बेटी की जो सलामी के पैसे मिले वो 4 अरब थे और उनसे भी किसी किस्म की बाज़ पुरस या हिसाब किताब नहीं किया गया और वो बग़ैर किसी जांच पड़ताल के कि पैसा इनके पास कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों आया, और फिर वो अपनी मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं। तो अपने उस बयान में ख्वाजा आसिफ ने सियासतदानों को बचाने की कोशिश की है और सारा इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेट पे डाल दिया है कि असल लुटेरे वही हैं, वही पाकिस्तान को लूटते हैं और उनका जो छोड़ा हुआ होता है तो उसे सियासतदान उचक लेते हैं। आवाम बेचारी खाली हाथ मुंह देखती रह जाती है। इन्होंने बाकायदा कहा है कि सियासतदान तो उनके छोड़े हुए पैसे खाते हैं, ना ये सियासतदान बेचारे तो ना प्लॉट लेते हैं, ना इनकी कोई दोहरी शख्सियत होती है क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। उन्होंने ये भी बताया कि असल करप्शन जो है वो ताकतवर तबका ही करता है, ब्यूरोक्रेट ही करते हैं और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो नापाक हो गई है और बाकायदा तरीक़ेकार के मुताबिक काम हो रहा है। इनके जो पुर्तगाल के जो शहरियत है वो हासिल करने के लिए वहाँ पाकिस्तान में बाकायदा एक ऐसी शख्सियत भी है जो इन सब के लिए सर छुपाने की जगह, यानी कि सर क्या छुपाएंगे, सर तो मजबूर लोग छुपाते हैं। ये ताकतवर लोग, चोर, डाकू, लुटेरे, ये अपनी पनाह गाहें तलाश कर रहे हैं जहां ये रह सकें, दोहरी शहरियत भी हो, जब चाहें पाकिस्तानी आवाम को लूटने के लिए आए और लूट पूट के वहां भाग जाए। जो इनके काम करने वाली शख्सियत है वो भी लाहौर में अपने बाकायदा ऑफिस के साथ वर्क कर रहे हैं और ऐसे मजबूत शिकार तलाश कर रहे हैं जो उनका काम ही यही है, जो पुर्तगाल में सरमायाकारी करें और वहाँ की शहरियत हासिल करें। गो कि ये उनका काम है लेकिन वो भी कमा रहे हैं अपने फ़ायदे और ऐसे फ़ायदे जो दौलतमंद तबके से समेटे जाए वो हासिल कर रहे हैं और उन्हें ये ख्वाब दिखा रहे हैं। पुर्तगाल के वही साहब ये बता रहे हैं कि अगर वो पुर्तगाल में अपनी जायदादें बना ले, जो पाकिस्तान से पैसा लूटा है गरीब आवाम का, उससे जायदादें खरीद कर फिर वहाँ की शहरियत भी हासिल कर लें, इस तरह उनके पास दोहरी शहरियत हो जाएगी कि उधर पाकिस्तान की, उधर पुर्तगाल की। पाकिस्तान में लूटने पूटने आएंगे और वहाँ जाके उसे जायदाद खरीदेंगे और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। यूरोप में आता है पुर्तगाल, यूरोपीय यूनियन की जब शहरियत हासिल हो जाती है तो 29 यूरोपीय ममालिक में आप आज़ादाना कारोबार, रिहाइश, सफ़र, ये सब सहूलियात हासिल कर लेते हैं। तो जब ख्वाजा आसिफ ने किसी सहाफ़ी की तरह, किसी न्यूज़ एजेंसी की तरह ये खबरें अपनी सयाह को सबाक के साथ यानी तफसीलात के साथ बयान की तो उनसे आवाम ने ही ये सवाल किया कि आप फिर वज़ीर किस बात के हैं। अगर आप समझते हैं कि वो आवाम का पैसा लूट रहे हैं और सियासतदानों के हिस्से में कुछ नहीं आता, सब कुछ ब्यूरोक्रेट ले जाते हैं, यानी अफसर शाही। ब्यूरोक्रेट को उर्दू में अफसर शाही कहते हैं। ये हर हुकूमत आए चले जाए, लेकिन ये जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट, अफसर शाही, ये हमेशा मौजूद रहते हैं और अपना समझिए कि इख्तियार चलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये अपने फ़ायदे ही हमेशा उठाते हैं। हुकूमतें चली जाती हैं, ये अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, चिप के बैठे होते हैं, पंजे गाड़े हुए, क्योंकि ये अफसर शाही नौकर शाही कहलाते हैं, शाह के नौकर। लेकिन ये नौकर नहीं होते, ये शाह के सर पे बैठ के नाचने वाले लोग होते हैं, बल्कि नाचते भी नहीं हैं, उन्हें अपने शिकंजे में कसते हैं और फिर नचाते हैं। तो फिर आवाम ने ख्वाजा आसिफ से यही सवाल किया, आप कानून बनाइए और उसे लागू कीजिए। इब्तिदा में जो मैंने खबर बताई थी ख़वातीन के कपड़े फाड़ने वाली, कि अब उसकी सज़ाए मौत जो है वो तब्दील हो जाएगी उम्र कैद में, तो ज़ियाउल हक ने उस दौर में कानून बना दिया था और क्योंकि सज़ा पे अमल दरामद होना चाहिए। और फिर ये कि अभी जो लोग हैं, जिस तरह वो चोर दरवाजे से आए हैं 2 नंबर रास्ते से, उन्होंने आवाम के सर पे बैठ के उनका तमाशा देखना शुरू किया है, तो इनको अब ये फ़िक्र है कि हम रहे सियासतदान, वो रहे ब्यूरोक्रेट, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा, सब कुछ तो वो लूट पूट के पुर्तगाल जा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम आवाम के सामने इन्हें बरहना कर दें। लेकिन आवाम उनसे सवाल करने लगी, तो आप कानून बनाएं, आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप उसकी रोकथाम करें कि पाकिस्तान का पैसा वहाँ ना जाए, उनके लिए जीने के 100 रास्ते ना खुले, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के जीने के तमाम रास्ते इन दिनों मसदूद हैं, महदूद हैं, बंद कर दिए गए हैं। बस आवाम किसी कल के इंतज़ार में, किसी मुआवजे के इंतज़ार में बैठी है, इनसे सवाल कर रही है, आप
जिस तरह हमें खबर बता रहे हैं, लगता है कि आप बिल्कुल बेबस हैं। तो आप क्यों बेबस हैं? क्या सिर्फ आप लोग ज़बान चलाना जानते हैं, ज़बान दराज़ी जानते हैं? और क्या फिर आप लोग ख़वातीन को अपनी ज़बान की ज़िद में लाना जानते हैं? क्या बोलना बहुत आसान है? अमल कीजिए। आप फिर ये ओहदा लेकर क्यों बैठे हैं? और फिर ये भी एक साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब, आप वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत के वज़ीर दिफा हैं, हुकूमत में मजबूत तरीन पोजीशन के हामिल हैं, फिर भी ऐसी बेबसी से हमें इत्तला दे रहे हैं। और बाकायदा इन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल पर ख्वाजा आसिफ ने ये इत्तला दी थी बड़ी तफसील के साथ। तो लोगों ने फिर उन्हें भी मशवरा दिया कि आप हमें इत्तला देते हैं, तो चलिए हम आपको मशवरा देते हैं कि इस वक्त जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है उसका आप एहतसाब करें। कोई कानूनी रुकावट है तो कानून साजी करें, बदमाश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को तब्दील करें। अगर आप समझ गए हैं कि सियासतदानों को वो कुछ नहीं मिलता जो ब्यूरोक्रेट यानी कि नौकरशाही या अफसरशाही ले जाते हैं, तो फिर आप इस सिस्टम को तब्दील करें। आप ये कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको मशवरे ही दे सकते हैं, इसलिए कि हमने ये जुर्रत भी इसलिए की है कि आपने हमें ये इत्तला दी है। एक सारिफ ने तो ये भी कहा कि लोगों के 8-8 केनाल के घर हैं, इसे 10 मरला मकान में तब्दील करें, सब ठीक हो जाएगा। ये जो अपने फैले हुए हैं तो इन्हें समेटें, बजाय ये कि आप हमें इत्तला दें, हमें बताएं, हमें मज़ीद मरीज़ बनाएं। कि हम तो समझते थे, बेचारे आम लोग यही समझते हैं कि हमें सियासतदान लूट रहे हैं, कोई दुबई भाग गया है, वहाँ अपना कोई कहीं और सरे महल बना के बैठा है। आवाम का काम रह गया है कि उनकी कहानियाँ सुने, कब वो इलेक्शन के मौके पर लूटने आएंगे और लूट पूट के आवाम को फिर वही भाग जाएंगे। तो अब इन्होंने एक नया रास्ता पुर्तगाल ढूंढ लिया है और वहाँ से कितने इन्हें बेनिफिट्स हासिल होंगे मैंने ऊपर आपको बताया। तो अब आम शहरी ये कह रहे हैं कि हम अपना पहले ही खून जलाते रहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम जान से चले जाएं आपकी खबरें सुनकर, और आप इक़दाम करें, अमली इक़दाम। देखते हैं इस हवाले से अमली इक़दाम कब होता है। यकीनन वो खुद सियासतदान है, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट को नीचा दिखाने के लिए ये खबर आम की है, आवाम को पता चल गया है, लेकिन आवाम इन्हीं से हिसाब किताब मांग रही है। मैं फरजाना असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।